नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यूपी डीएलएड का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में यूपी डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो छठा पेपर है, पेपर नंबर 6 हिंदी, तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये 2024 का है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी, पसंद आएगी और आपके लाभ के लिए हो। तो उसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। 2024 का प्रश्न पत्र है ये, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर यानी तृतीय सेमेस्टर 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का 3 नवंबर को होगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर। तो चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 प्रश्न रहेंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। 5 प्रश्न 5 नंबर के, एक प्रश्न का अंक है वो 1 नंबर। तो प्रश्न के सामने देखिए अंक भी लिखे हुए हैं और ये पेपर है 25 नंबर का। 12 नंबर पाना आपका अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। 12 नंबर पाना अनिवार्य है और 1 घंटे का पेपर होगा। तो चलिए ठीक है, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था, चलो पहला प्रश्न देखते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन 1 है भाव भंगिमाओं द्वारा, ऑप्शन 2 है संकेतों द्वारा, ऑप्शन 3 है वाणी द्वारा, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो कौन सा सही ऑप्शन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें से एक आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। मनुष्य के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति किससे होती है? संकेतों द्वारा भी होती है, भाव भंगिमाओं द्वारा भी होती है और वाणी द्वारा भी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन 1 है पुंडरीक, ऑप्शन 2 है जलज, ऑप्शन 3 है ऑप्शन 3 है पयोद और ऑप्शन 4 है सरोज। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। 3 ऐसे हैं जो कमल का पर्यायवाची है और एक ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपसे पूछा क्या गया है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पयोद। पयोद का अर्थ होता है बादल, जबकि पुंडरीक, जलज और सरोज कमल के पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो इसके ऑप्शन देखिए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 चिकुर्सु, ऑप्शन 2 युतुत्सु, ऑप्शन 3 मुमुक्षु, ऑप्शन 4 मुमूर्षु। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। वो कौन सा शब्द है? जो मृत्यु की इच्छा रख रहा है उसको क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मुमूर्षु। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए जो शब्द है वो है मुमूर्षु, ऑप्शन 4। मुमूर्षु उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु की इच्छा रखता है या मरने के करीब होता है।
उसको क्या कहते हैं? मुमूर्षु। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है अनौपचारिक स्थल है। अनौपचारिक स्थल है। अनौपचारिक स्थल क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है डाकघर, ऑप्शन 2 है घर, सॉरी ऑप्शन 2 है बैंक, ऑप्शन 3 है घर और ऑप्शन 4 है विद्यालय। अनौपचारिक स्थल नहीं, अनौपचारिक स्थल है तो 4 में से जो एक मेल नहीं खाता है वही होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा स्थल है जो अनौपचारिक है? डाकघर, बैंक, घर या विद्यालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 घर। अनौपचारिक स्थल है घर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। घर एक अनौपचारिक स्थल है जहाँ लोग बिना किसी औपचारिकता के रहते हैं, ठीक है, जबकि घर, बैंक और विद्यालय औपचारिक स्थल है। तो घर क्या है? अनौपचारिक स्थल जिसमें लोग अपनी मर्जी से आराम से उठ बैठ सकते हैं। अभी बैंक क्या है? बैंक ऑफिस है। डाकघर भी एक ऑफिस टाइप का ही है। विद्यालय में हम औपचारिक बनकर रहेंगे, हमारा बिहेवियर अलग होगा। तो घर क्या है? अनौपचारिक स्थल। चलो 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप देखिए चिन्ह भी बनाया गया है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा है, अर्ध विराम का कैसा है। तो इसमें से एक आंसर सही है। आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए और उसके बाद ही समझिए। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पूर्ण विराम का चिन्ह निम्न में से मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह, पूर्ण विराम नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पूर्ण विराम, सिर्फ एक डॉट। पूर्ण विराम हिंदी का मूल विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। वाक्य के अंत में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न तो हो चुके हैं। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। तो वो प्रश्न तो आप लोगों के सामने आ गए हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये भी 1-1 नंबर के ही होंगे। एक प्रश्न का जो उत्तर है वो 30 शब्दों में लिखना होगा। तो 5 नंबर अति लघु के, 5 नंबर बहुविकल्पीय के। चलिए ठीक है, हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर है कबीरदास। ये जो पंक्ति है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये जो पंक्ति है ये कबीरदास के विषय में कही गई है। ये पंक्ति कबीरदास जी के विषय में कही गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कभी कागज़ और कलम को हाथ नहीं लगाया, फिर भी उनकी रचनाएं साखी सबद रमैनी उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं तो उन्होंने कभी कलम को, कागज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं साखी सबद रमैनी उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई। तो कबीरदास की रचनाएं कौन सी हैं? साखी सबद रमैनी। तो ये पंक्ति कबीरदास जी के विषय में कही गई है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द
वे वैगिक शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ धारण करते हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनका अर्थ उनके खंडों के सामान्य अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ का बोध करता है। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 मुख वाला व्यक्ति जो रावण के लिए रूढ़ है। तो योग रूढ़ वे यौगिक शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के प्रयोग से बनते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न, तो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो आंसर इसका देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ जाएं। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ गए हैं। जैसे तत्सम शब्द तत् प्लस सम, उसके समान। ऐसे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से बिना कोई रूप बदले आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत के मूल शब्द हैं जिनका उपयोग हिंदी में भी उसी रूप में होता है। उदाहरण के लिए अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ज्ञान आदि। तो तत्सम शब्द समझ में आ गया होगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? चलिए, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। मूल्यांकन का उपकरण। तो मूल्यांकन के उपकरण वे साधन होते हैं जिनका उपयोग छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये पारंपरिक परीक्षाओं से अलग छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रश्नावली। निरीक्षण के इसमें शिक्षक छात्रों के व्यवहार, बातचीत और प्रदर्शन को देखते हैं। परीक्षण क्या है? इसमें लिखित या मौखिक प्रश्न शामिल होते हैं, जैसे कि पेपर पेंसिल टेस्ट। प्रश्नावली, इसमें छात्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इसमें छात्रों से सीधा बातचीत करके जानकारी प्राप्त की जाती है। रेटिंग स्केल, इसमें विशिष्ट मानदंडों के आधार पर छात्रों को अंक दिए जाते हैं। तो मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या हैं? निरीक्षण, परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग और जांच सूची। तो अगला प्रश्न हमारा है, तो हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तो आंसर देखते हैं इसका। किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आए हैं। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आए हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते आते बदल गए। जैसे कि तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है अग्नि, कर्पूर, रात्रि, हस्त। और तद्भव शब्द है आग, कपूर, रात और हाथ। ये हैं तद्भव शब्द। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखें खुलना
मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है आंखें खुलना। मुहावरे का अर्थ मतलब होश आना या सच्चाई का पता चलना। होश आना या सच्चाई का पता चलना। ये मुहावरा किसी व्यक्ति को किसी गलतफहमी से बाहर आने या किसी स्थिति की वास्तविकता को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंख खुलना जो मुहावरा है, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वह है मुंशी प्रेमचंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय वो तो आप अच्छे से याद करिएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र जो है हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार और समाज सुधारक थे। उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी, अन्याय, शोषण और भेदभाव को उजागर किया। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। ये हम आपको शॉर्ट में बताएं, आप अच्छे से याद करिएगा, लिखिएगा। से इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी होगा, 50 शब्दों में ही लिखना है। तो प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय है कि कोई लेखक किसी भी प्रकाशन या संस्था से जुड़ा ना होकर अपनी इच्छा और विचारों के अनुसार लिखता है। स्वतंत्र लेखन मतलब कोई व्यक्ति जो किसी प्रकाशन या संस्था से जुड़ा नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार अपने विचारों को लिखता है। ऐसे लेखक अपनी रचनाओं के विषय, शैली और प्रकाशन के तरीकों को स्वयं चुनते हैं। उन्हें स्वतंत्र लेखन कहते हैं। प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो आप आंसर देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया है जिससे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? इसमें व्यक्ति जो है खुद काम नहीं करता है, लेकिन दूसरों को वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, माता ने पुत्री से खाना बनवाया। ये माता स्वयं खाना नहीं बना रही है, बल्कि पुत्री को प्रेरित कर रही है कि तुम बनाओ। बहुत गलत बात है, नहीं बनवाना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। यहाँ शिक्षक स्वयं पाठ नहीं पढ़ रहा है, बल्कि छात्र को प्रेरित कर रहा है कि वो पाठ पढ़े। तो इतना आ गया होगा समझ में आप लोगों को। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 16, भाषा में मुहावरों का प्रयोग संबंधी सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए और उदाहरण द्वारा उसकी पुष्टि कीजिए। चलिए आंसर देखिए, 15 नंबर। तो इसका आंसर है, मुहावरे भाषा को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। ये कम शब्दों में गहरी बात कहने में मदद करते हैं। इनसे भाषा में प्रवाह और सुंदरता आती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? साफ साफ इनकार करना। साफ साफ इनकार करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और पेपर आशा करते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, पास हो जाए, बैक नहीं आए किसी का भी।
पैक आना बहुत झमेला होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।